बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि हमने पढ़ा कि एटम किसी भी एलिमेंट का सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है और उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस पढ़ा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से इनविजिबल रेज निकलती हैं। अगर हम उसको हाईली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनकाउंटर करें तो वो 3 किस्म की रेज में डिवाइड हो जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा रेज को हम पॉजिटिव रेज कहते हैं, बीटा रेज को हम नेगेटिव रेज कहते हैं और गामा रेज को हम न्यूट्रल रेज कहते हैं। फिर इस अल्फा रेज को अगर हम किसी पार्टिकल्स के साथ यानी कि बेरिलियम के साथ अगर हम इस अल्फा पार्टिकल को काउंटर करें तो उससे हमें कार्बन भी मिल जाता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल मिलता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि चैडविक ने न्यूट्रॉन भी डिस्कवर्ड किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि प्लांक्स ने एक थ्योरी पेश की जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है कि कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल के अंदर घूम रहे होते हैं या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम करेगा जिसको हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी और उस क्वांटम का स्मॉलेस्ट यूनिट फोटोन कहलाता है। तो अगर वो एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है एनर्जी तो इस सूरत में क्या होगा, अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल तक। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है या इमिट कर रहा होता है तो हमें कुछ लाइंस के थ्रू पता चलता है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और अगर वो लाइंस की सूरत में डिसकंटिन्यूअस है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और लाइन स्पेक्ट्रम एटम का होता है और एटम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो नहीं करता। और यही बात हमें प्लांक्स ने बताई थी कि एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ एनर्जी जो होगा, जो एटम करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस वे में करता है, कंटिन्यूअस नहीं करता। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमने एक वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया तो हमें रेनबो 7 कलर मिल गए। तो उसमें से जो वायलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती है और जबकि रेड की फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ बहुत हाई होती है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि कोई भी एटम अगर व्हाइट लाइट के साथ किसी गैसियस एटम को रखे और उसमें से पास करें तो फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, अब हमें पता है कि सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, येलो या ग्रीन। अब व्हाइट लाइट के साथ उसको हमने देखा तो हमारे पास पूरे रेनबो के सारे 7 के 7 कलर नहीं आए, कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए तो वो हम समझ गए वो एटम ने एब्जॉर्ब कर लिए। इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर कोई एटम जो है वो एमिट कर रहा है एनर्जी तो उसको हम इमिशन कहते हैं। ठीक है, इमिशन या तो कंटिन्यूअस होगी या लाइन होगी। तो जो भी एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की बारीक पतली सी शीट ली। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है और उसका सिंबल AU होता है तो लाजिम सी बात है इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो एक एटम होगा, यानी कि गोल्ड का एटम। अब जब गोल्ड का एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम जो है वो एक सर्किल बनाते हैं। ये है आपके पास एक गोल्ड का फॉइल। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ये आपका एक गोल्ड का फॉइल है, तकरीबन 0.0001 सेंटीमीटर पतली है, बहुत ही पतली है। ठीक है, और तकरीबन 4 जीरो आते हैं इसके अंदर, 0.0004 सेंटीमीटर, इतनी बारीक पतली ये थीन शीट है गोल्ड फॉइल की।
अब लाजिमी सी बात है कि जब ये गोल्ड फॉइल है तो इसके बीच में एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है ना भाई, जिसको सेंटर पार्ट कहते हैं एटम का। अब ये इसके बीच में न्यूक्लियस भी होगा। साथ साथ हमने क्या किया, हमने यहाँ इसके साइड में एक हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ठीक है। ये हो गई आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होता है कि जब रेस फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं तो हमें जो है वो रोशनी नजर आती है। यानी कि अगर अब आपके पास रोशनी विजिबल हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, किस तरफ मुड़ रही है, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर पता चल जाता है कि रोशनी हमें नजर आ जाती है। अच्छा, अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने लिए अल्फा रेस। हम जानते हैं अल्फा रेस क्या होती हैं, जो पॉजिटिव रेस होती है, ठीक है। और अल्फा रेस इसने हीलियम की ली, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है हीलियम की रेस कहां से आई। अगर आप हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जैसे हम जानते हैं, यहाँ मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर किए तो लाजिमी सी बात है जब इलेक्ट्रॉन इस हीलियम के पास करीब आएंगे, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे ही आपको डायग्राम बता रहा हूँ, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर किए इलेक्ट्रॉन गन के जरिए से। अब जब इलेक्ट्रॉन इस हीलियम की तरफ आएंगे तो हम और आप सब जानते हैं कि सेम साइन अट्रैक्ट ईच अदर और अपोजिट साइन रिपेल ईच अदर। अब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके ऊपर माइनस साइन है, तो ये जो माइनस है, ये वाले माइनस, ये इस माइनस को देख के एकदम दूर भाग जाएंगे और ये वापस दूर भाग जाएगा, रिपेल हो जाएंगे ना। नतीजा क्या होगा कि हीलियम से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। एक प्रोसेस तो ये है हमारे पास। अब जब हीलियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, इस हीलियम के पास सिर्फ प्रोटॉन बचे, ठीक है। तो ये बन गए अल्फा पार्टिकल, यानी कि प्लस रेस वाले बन गए, इसलिए इसने क्या किया, अल्फा रेस, इसको हम अल्फा रेस कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेस, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस पॉजिटिव रेस को यहां से इसने मारना शुरू किया। अब जैसे इसने मारना शुरू किया तो इसने देखा कि यहाँ पर रोशनी आना शुरू हो गई। मैं ये ब्लू कलर से दिखाता हूँ, यहाँ रोशनी आना शुरू हुई, इसने एक प्लस रेस मारी, यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस रेस डायरेक्ट एटम से आर पार हो गई। उसने क्या किया, एक प्लस रेस यहाँ से मारी, जैसी उसने प्लस रेस यहाँ से मारी तो उसने देखा क्या, उसने देखा ये कि यहाँ पर रोशनी आना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस रेस थी, ये प्लस रेस डायरेक्ट आर पार हो गई, ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। उसने क्या किया, एक प्लस रेस और मारी, उसने देखा भाई यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। एक प्लस रेस उसने यहां से मारी, उसने देखा यहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। एक प्लस रेस यहाँ से मारी, रोशनी आना शुरू हो गई, सही है। एक प्लस रेस उसने यहाँ से मारी, रोशनी आना शुरू हो गई इस तरफ। इससे क्या बात साबित हो रही है कि यहाँ से ये जो रेस मारे जा रहे हैं ये डायरेक्ट आर पार हो रही हैं। यहाँ से ये जो रेस मारे जा रहे हैं ये डायरेक्ट आर पार हो रही हैं, ठीक है। एक मिनट, ये होम पे जाके यहाँ से जो ये रेस मार रहे हैं ये आर पार हो रही हैं, यहाँ से जो ये रेस मार रहे हैं ये आर पार हो रही है, ठीक है। इसको भी मैं जरा लाइन यहाँ यही ड्रॉ कर देता हूँ, ये आर पार हो रही। अब उसने क्या किया, उसने एक प्लस रेस न्यूक्लियस के करीब से मारी, तो जैसी उसने न्यूक्लियस के करीब से मारी, ये मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो जब ये रेस सीधी आ रही थी तो हुआ ये कि रोशनी इस तरफ आई फोटोग्राफिक प्लेट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस रेज है ये न्यूक्लियस के साथ आके मुड़ गई और इस तरफ रोशनी आ गई। उसने क्या किया, एक प्लस रेस दोबारा न्यूक्लियस के करीब से मारी तो रोशनी इस तरफ आ गई। इसका मतलब है कि ये जो रेज हैं ये न्यूक्लियस के करीब से मुड़ गई। एक रेज उसने, ये मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ,
एक रेज उसने डायरेक्ट न्यूक्लियस के बीच में मारी, तो हुआ ये कि पीछे रोशनी आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये प्लस रेज वापस मुड़ गई। अब इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें समझ में आ रही है कि प्लस रेज न्यूक्लियस से दूर भाग रही है। ये बात बड़ी अहम है, समझ में आ रही है, क्योंकि देखें जो जो प्लस रेज न्यूक्लियस से दूर थी वो तो सीधा सीधा आर पार हो गई, लेकिन जो प्लस रेज न्यूक्लियस के करीब थी, जैसे कि ये वाली रेज देखें आप, ये वाली रेज ये न्यूक्लियस के करीब थी, तो ये न्यूक्लियस के पास आने के बजाय न्यूक्लियस के बराबर से मुड़ के चली गई, यानी कि ये न्यूक्लियस से डर रही है, न्यूक्लियस से दूर भाग रही है। आप देखें नीचे वाली रेस को भी देखें, जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आई तो ये मुड़ गई। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रही, एटम का जो सेंटर होता है उस सेंटर के करीब नहीं आ रही। मजीद तहकीक करके मजीद कंफर्म कर दिया इस बीच वाली रेस ने, जिसको न्यूक्लियस के साथ टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ये बीच में से ही वापस मुड़ गई और पीछे की तरफ चली गई। यानी कि एक बात तो साबित हो गई कि ये प्लस रेस न्यूक्लियस से दूर भाग रही है, न्यूक्लियस के करीब नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लस रेस न्यूक्लियस से दूर क्यों भाग रही है। हम जानते हैं कि प्लस जो है वो हमेशा माइनस के करीब जाता है। प्लस अगर दूर भाग रहा है तो इसका मतलब है सामने भी प्लस मौजूद है, तभी तो ये उसके करीब नहीं जा रहा, क्योंकि सेम साइन हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। इससे ये बात साबित हुई कि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन मौजूद होता है। तो रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चल गई कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में मौजूद है। और दूसरी बात ये पता चल गई कि ये जो हमारे पास शेल है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान का ये जो स्पेस है, यानी कि ये न्यूक्लियस और शेल के दरमियान का ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस एम्प्टी है। क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्प्टी स्पेस है, खाली है, खाली। तभी तो आप देखें रेस आर पार हो गई, अगर ये खाली ना होता तो रेस आर पार ही नहीं होती। तो पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दूसरा पॉइंट हमें ये समझ में आया कि शेल और न्यूक्लियस के दरमियान की जो स्पेस है वो एम्प्टी है। तीसरी बात, चूंकि हमने गोल्डस्टीन वाला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमको पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल में सेम होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब हमने ये देखा कि जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन है, तो प्रोटॉन का वजन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद तो सेम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इस न्यूक्लियस का वेट है, इसका जो हमने वेट किया वो ज्यादा आ रहा है। क्या मतलब हुआ ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और मौजूद है, तो इसलिए हमने कहा कि न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको क्या बात साबित हुई, पहली बात कि जो अल्फा रेज हम लोगों ने इसके ऊपर मारी, उसमें से बहुत सारी अल्फा रेज तो आर पार हो गई। इट इंडिकेट दैट देयर इज एन लार्ज एम्प्टी स्पेस, कि एक बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस होता है भाई, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखा कि कुछ अल्फा रेज जो है वो कुछ एंगल से मुड़ गई। लाजिमी सी बात है, वो न्यूक्लियस के करीब थी, तो ये वाली जो अल्फा रेज है आपकी, ये वाली, ये थोड़े एंगल से मुड़ गई। लेकिन आपके पास जो सेंटर वाली थी वो बाउंस बैक हो गई, वापस मुड़ गई। इट इंडिकेट दैट कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बात भी सामने आ गई हमें, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चला कि जो सेंटर ऑफ द एटम है वहां पर प्रोटॉन मौजूद होता है। इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि एटम का जो सेंटर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई हमें। उसके बाद और लाजमी सी बात है, हम एक और बात भी हमने देखी कि हमारा जो पूरा एटम होता है, जैसे ये गोल्ड का एटम है, ये तो न्यूट्रल है, तो इसका न्यूट्रल मतलब क्या कितना होगा कि जब इसके पास प्रोटॉन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये न्यूट्रॉन है, तभी तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो हमारे इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें पता चली। साथ साथ रदरफोर्ड ने कुछ और अहम बातें बताई। एक बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है भाई। अब अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
ड्यूरिंग रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता है, मैं एक नीचे डायग्राम बनाता हूँ, ये एक एटम है, इसी इसके बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब वो ये कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमता रहेगा और कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो लाजिमी सी बात है इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना भाई। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसकी एनर्जी सपोज करें इतनी ज्यादा थी, ये मैंने बैटरी की सूरत में इसकी एनर्जी बताई। अब जब ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा और एनर्जी इमिट करता रहेगा, सही है, फिर एनर्जी निकाल रहा है, फिर एनर्जी निकाल रहा है, तो इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। अब जब कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अपने से अंदर वाले शेल के अंदर गिर जाएगा, सही है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, ये रदरफोर्ड का डिफेक्ट था। अब मैं कैसे डिफेक्ट था मैं आपको उसके बताता हूँ। सपोज करें ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। अब फर्स्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन था, सेकंड शेल में ये इलेक्ट्रॉन था, थर्ड शेल में ये इलेक्ट्रॉन था। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब लाजिमी सी बात है इसकी एनर्जी क्या हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी भी एनर्जी कम हो गई, इसकी भी एनर्जी कम हो गई। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अल्टीमेटली फॉल होके नीचे इलेक्ट्रॉन पे ये इधर आके गिर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आके गिर जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। और जब न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इस तरह तो एटम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा, एटम खत्म नहीं होता, तो इसका मतलब है ये वाली बात रदरफोर्ड की क्या थी, रॉन्ग हो गई, ठीक है, ये बात क्या हो गई थी, रॉन्ग हो गई थी। अच्छा, दूसरी एक और वजह से भी हम कह सकते हैं रॉन्ग हो रही है, वो क्या, जब आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो जब हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, है ना भाई, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। और अभी हमने प्लांक कांस्टेंट में पढ़ा था कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें एटम का नहीं मिलता, हमें तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि गैप 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 के साथ। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो हमें व्हाइट लाइट का मिलता है, जो सूरज की रोशनी होती है उसका मिल रहा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हमें तो एटम का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, जैसे यू मिल गया, फिर गैप आ गया, यू मिल गया, फिर गैप आ गया, यू मिल गया, फिर गैप आ गया, यू मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी कंटिन्यूसली तो इमिट नहीं हो रही। तो इस वजह से भी पता चल जाता है कि ये जो है वो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट है, यानी कि सही थ्योरी नहीं थी अकॉर्डिंग टू इमिशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के हवाले से, सही है। वरना अगर हम रदरफोर्ड की ये वाली बात देखें तो ये वाली बात इसकी बड़ी बेहतरीन थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हम ये देखते हैं एक और पार्टिकल होता है, एक और रे होती है जिसका हमने नाम रखा है एक्स रे। ये एक्स रे क्या होती है, हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, हमारे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद भी है। उसमें हमने एक रॉड थी जिसके ऊपर माइनस था, उसका नाम हमने रखा था कैथोड, एक रॉड थी जिसके ऊपर प्लस साइन था, उसका नाम हमने रखा था एनोड। ये दोनों बैटरी से जुड़ी हुई थी, ये बैटरी के माइनस से, ये बैटरी के प्लस। अब जब यहाँ से माइनस रॉड निकल रही थी तो हमने कहा था यहाँ बीच में गैस मौजूद है। अब जब ये माइनस रेस जो है वो इस गैस से इनकाउंटर्ड होती हैं तो इस गैस के वो प्लस पार्टिकल, माइनस पार्टिकल, प्लस पार्टिकल, माइनस पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को वो डिस्टर्ब कर देती है। तो लाजिमी सी बात है जो माइनस पार्टिकल है वो तो प्लस की तरफ जाएंगे, और जो प्लस पार्टिकल है वो माइनस की तरफ जाएंगे, जिसको हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कह दिया था, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आती है। अब होता ये है कि ये जो रेस निकल रही होती है माइनस, ये क्या करते हैं, एटम के जो इनर शेल होते हैं, सही है, जैसे इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ से माइनस रेस निकल रही थी ना, ये इस एटम के इनर शेल को निकाल देते हैं।
और नतीजा क्या होता है कि हमारे पास जो एटम बचा, उस एटम का इनर शेल का इलेक्ट्रॉन खाली हो गया और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक एनर्जी खारिज करते हैं, फोटोन। हमें पता है फोटोन क्या है, एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट, सही है, इमिट कर रहे होते हैं, सही है, एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं। और ये जो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं वो यहां से बीच में से निकलती है और इसको हम कहते हैं एक्स रे। इसकी खासियत ये होती है कि ये गोश्त से आर पार हो जाती है, गोश्त से क्या होती है, आर पार हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि जब आप देखें कि कोई आदमी जो है वो एक एक्सरे मशीन रखी हुई है, ठीक है, ये एक्सरे मशीन है और यहाँ हमने किसी आदमी का हाथ रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो ये एक्सरेज निकलेंगी, सही है, और यहाँ पर हमने एक फिल्म रख देते हैं, सही है, मैं यहाँ इस कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ हमने एक फिल्म रख दी, सही है, जिसको हम, ओहो, यहाँ हमने एक फिल्म रख दी और यहाँ हमने एक इंसान का हाथ है। तो ये जो एक्सरे होती है ना, ये गोश्त से आर पार हो जाती है लेकिन हड्डी से आर पार नहीं होती। नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि इस फिल्म के अंदर हड्डी की इमेज बन जाती है। अब अगर हड्डी टूटी हुई होती है तो उस टूटी हुई जगह से एक्सरे आर पार हो जाती है। अब आपने जब एक्सरे को आपने देखा तो उसके अंदर इंसान की जो हड्डी है वो इस तरीके से आई, सही है। अब आप गौर से देखें, यहाँ बीच में से ये मैंने खाली स्पेस छोड़ दी, ये हड्डी टूट गई उसकी, तो एक्सरे यहाँ से चली गई तो यहाँ की फिल्म नहीं बन पाई। आई बात समझ में? तो ये एक्सरे जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद इन सारी बातों को अब हम जरा कॉन्कुलेट कर देते हैं। अब हम कॉन्कुलेट करते हैं तो हमको पता चला कि एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ। इसका मतलब है हर एलिमेंट का अपना अलग एक एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज होता है अलग अलग एटम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर से किसी भी एलिमेंट को पहचानते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो डिफरेंशिएट करता है वो एटॉमिक नंबर की वजह से। हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है क्योंकि उसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सोडियम की निस्बत कम है, हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से होते हैं, इसे हमने एटॉमिक नंबर कह दिया। और हर एटम का न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है हर एटम का प्रोटॉन डिफरेंट होता है। अब जब प्रोटॉन डिफरेंट होगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, ठीक है। और चूंकि आपके न्यूक्लियस का वजन ज्यादा होता है तो हम समझ जाते हैं प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आज हमने पढ़ा। अब ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था तो बहुत अच्छा, लेकिन उसने यहाँ जो है वो उसने कुछ कमी कर दी यहाँ पर कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एनर्जी निकालता जाता है, निकालता जाता है, निकालता जाता है। यानी कि एक एटम बार बार उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो तो 24 घंटे घूम रहा है, तो 24 घंटे एक एटम एनर्जी निकाल रहा है। तो फिर उस एटम का तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, कंटीन्यूअस तो नहीं बनता, तो रदरफोर्ड तो गलत हो गया। और दूसरा, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहा है तो भाई उसकी एनर्जी तो कम हो जाएगी। तो प्लांक्स के मुताबिक एनर्जी कम हो जाएगी तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गिर जाएगा और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम तो पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बस रदरफोर्ड की जो है वो यहाँ पर ये एक गलती हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। अब हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे, वो होगा हमारे पास बोहर्स का एटॉमिक थ्योरी, सही है। बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी है और इसने काफी मेहनत की है। अच्छा, इसकी एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है वो हम कुछ डेरिवेशन करेंगे रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के अंदर। आज मैं आपको जर्नली बता देता हूँ रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इसने एक तो ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि पहली बात इसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग घूमता है, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें घूम रहा होता है उसको हम कहते हैं शेल। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शेल ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है शेल और ज्यादा हो जाते हैं।
पहला शेल कहलाता है के शेल, दूसरा कहलाता है एम, तीसरा कहलाता है एम, और ज्यादा कर ले तो चौथा कहलाता है एन, और ईटीसी और ईटीसी करते हैं। तो के शेल हो गया पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, एंड सो ऑन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे शेल उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात इसने ये कहा कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन ना तो इमिट करता है और नॉर एब्जॉर्ब बाय ओन, खुद ही से। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमे जा रहा है तो वो खुद से एनर्जी ना तो इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, बट फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आउटसाइड से कोई हरकत होती है, मिसाल के तौर पे आप बाहर से कोई और एनर्जी दे रहे हैं उसको, तो फिर एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, या इमिट कर लेगा। लेकिन खुद से वो ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना वो इमिट करेगा। ठीक है। हाँ, अगर वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वो अपने से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। सही है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर एनवायरनमेंट की वजह से एनर्जी इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर गिर जाएगा। ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं करता, जैसे रदरफोर्ड कह रहा था ना, खुद से घूमता जाएगा तो एनर्जी निकाल देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। और फिर रदरफोर्ड ने भी ये बात की कि वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में होगा। और अगर आपको एनर्जी का डिफरेंस मालूम करना है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे E डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का मतलब दूसरा शेल नहीं है, E2 का मतलब होता है हायर एनर्जी शेल, और E1 का मतलब जो है वो पहला शेल नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है लोअर एनर्जी शेल। अब सपोज करें अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, E4 से गिर रहा है E3 पर, तो यहाँ E2 से मुराद E4 होगा और E1 से मुराद E3 होगा। सही है। हायर E2 का मतलब होता है हायर एनर्जी शेल, E1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी शेल। ठीक है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, सही है, ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब कंटिन्यूसली घूम रहा है तो लाजिमी सी बात है कोई वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। तो इस एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है। क्योंकि लाजिमी सी बात है भाई, बीच में आपके ये चार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। अब ये जो mv स्क्वायर अपॉन r है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लग रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सही है। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो होती है, ये हम आपको इसकी जो डेरिवेशन कराएंगे ना उसमें हम आपको बताएंगे ये क्या चीज है। बस आप ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूसली मोशन घूम रहा होता है ना, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो होगी mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2i। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह ताला इसी एंगुलर मोमेंटम के इस फॉर्मूले से मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम दो डेरिवेशन करेंगे, एक बोहर के एन ऑर्बिटल के रेडियस की, और एक हम करेंगे एनर्जी फाइंड आउट करने की। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह ताला हम ये दो डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो है वो एक टॉपिक रह जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो भी हमारा तकरीबन 2-3 टॉपिक्स के अंदर वो हमारा टॉपिक कवर होगा, क्योंकि उसके अंदर हम आपको शेप ऑफ ये जो शेल्स होते हैं ना, शेल, इस शेल के अंदर भी सब शेल होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। इस शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट भी है। तो ऑर्बिट के अंदर जो मजीद आप ये समझ रहे हैं घर के अंदर कमरे होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। सही है। उन ऑर्बिटल्स के नाम बताएंगे, उनका शेप बताएंगे। ठीक है। फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो